नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज भी बात है कर्नाटक के चुनाव की। कर्नाटक के चुनाव में आज हम बीजेपी के नजरिए से ये देखने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जीत की संभावनाएं कितनी हैं और वो अपनी जीत के लिए कांग्रेस की गलतियों पर कितना भरोसा कर रही है। कल हमने बात की थी कांग्रेस की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसियों की बात करता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की। अब आप में से कुछ मत ये कह देना या कि मैं भाजपाई हूं और भाजपा की बात करता हूं। मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं और ये चुनाव है, जनादेश का सम्मान करना हमारा फर्ज है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर क्या चीज चल रही है और किस पार्टी की क्या नीति रणनीति है। अंतिम फैसला तो जनता को करना है और मैं जनता के जनादेश जो भी होगा उसमें आड़े बिल्कुल नहीं आना चाह रहा। तो बीजेपी की बात कर लेते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए झटका है एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है, जिसमें कांग्रेस को 115 से 127 सीटें और बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि अभी 40-45 दिन बाकी हैं चुनाव में और वो खेल करने में सक्षम है। राहुल गांधी जरूर कोई ना कोई बड़ी गलती करेंगे और जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सबको ये लग रहा है बीजेपी को कि अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस जरूर भारी पड़ सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव, राहुल गांधी को केंद्रित करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया तो फिर बीजेपी की चांस बढ़ जाते हैं। कम से कम त्रिशंकु विधानसभा हो, इस बात की पुख्ता व्यवस्था बीजेपी कर लेना चाहती है, जिसमें वो पहले नंबर पर आए। बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बता रहा है कि उनको 90 से लेकर 95, कुछ लोग कह रहे हैं 100 तक सीटें, यानी बीजेपी 100 से ऊपर जाती हुई अपने सर्वे में दिखाई नहीं दे रही। उधर कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, जैसा डीके शिव कुमार ने बताया, कांग्रेस को 136 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि आज हम बीजेपी के एंगल से बात करेंगे। देखिए, बीजेपी भी बड़ी मजबूत पार्टी है और पिछले 10 साल से तो लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादातर सीटें 18, 19, 25, 26 सीटें मिलती रही हैं 28 में से। विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार 104 मिली थी, सबसे ज्यादा उनको 110 मिली थी। अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 1985 के बाद से कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। तो ये जो रिवायत बनी हुई है, रिवाज सा बना हुआ है, इसको तोड़ेंगे कैसे? बीजेपी की दिक्कत यह है। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई नहीं है। बोमई को भी वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि एक डर है। वो लिंगायतों के अलावा जो SC ST और जो वोका लिंगा है उस पर भी जोर दे रहे हैं। तो लिंगायत मुख्यमंत्री को अभी से घोषित करके वो वहां अपनी वोट बैंक के विस्तार की किसी भी संभावना को खत्म करना नहीं चाहते। मैसूर में खासतौर से, जहां 61 सीटें आती हैं। बीजेपी का देखिए, थोड़ा आंकड़ों में देख लेते हैं। 2008 के चुनाव में करीब 34% वोट मिला था। 2013 में येदुरप्पा हट गए थे तो ये वोट परसेंटेज घटकर 19.89 रह गया था। 2018 में येदुरप्पा आ गए तो फिर वोट परसेंटेज बढ़कर 36.22 हो गया था। हालांकि जब येदुरप्पा हट गए तो येदुरप्पा के हिस्से में करीब 10% तो थोड़ा कम वोट आया था। तो येदुरप्पा कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं इस बात को आप समझ सकते हैं। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के एक तरफ येदुरप्पा होंगे, दूसरी तरफ बोमई होंगे। ये कहानी है। विकास के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, विकास को मुद्दा बनाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का दावा तो किया जाएगा, लेकिन डबल इंजन में असली एक ही इंजन होता है, वो मोदी जी का इंजन होता है। उनके लाभार्थी होते हैं, उनकी राष्ट्रीय परियोजनाएं योजनाएं होती हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस होगा बीजेपी का। और बीजेपी को लगता है कि बेंगलुरु और जो दूसरे जो शहरी इलाके हैं, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर का उन मतदाताओं पर असर जरूर होगा। सर्वे बता रहा है कि साहब करीब 25% लोग ही जो ये धार्मिक मुद्दे बीजेपी ने उठाए उससे प्रभावित है। यानी हर 4 में से 1 प्रभावित है, हर 4 में से 3 प्रभावित नहीं है। लेकिन बीजेपी को भी लगता है कि जितना उन्होंने रेडिकलाइज कर लिया, इससे अगर वो ज्यादा करेंगे तो फिर उनके लिए ही उल्टा साबित हो सकता है। इसलिए बीजेपी में भी एक धड़ा मानकर चलता है कि ये 25% सेटिस्फाइंग है, यानी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन लगता है कि इसने भर से भी उनका थोड़ा सा
काम चल जाएगा। बीजेपी प्रमुख रूप से पूरी तरह से डिपेंडेंट है नई आरक्षण नीति को लेकर, आरक्षण की नीति को लेकर, जिसमें ओबीसी के तहत 2B श्रेणी में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया था, जो हटा लिया गया है। इससे बीजेपी को लग रहा है उसका हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा। हालांकि मुसलमानों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% आरक्षण मिलता है उसमें डाला गया है। फिर बीजेपी ने जो दलितों का वोट, वो दलितों के वोट पर नजर रखने के लिए आरक्षण उनका 15 से बढ़ाकर 17% कर दिया है। उसमें भी 4 श्रेणियां कर दी हैं, जिसमें लेफ्ट श्रेणी के अंदर 105 जातियों में से 104 जातियों में 6% आती है। एक राइट श्रेणी बनाई गई है, 5.5 आती है। एक टचेबल श्रेणी बनाई गई है, 4.5 आता है। तो जो बीजेपी को लग रहा है कि अभी भले ही बंजारा या दूसरी जो दलित हैं जातियां विरोध कर रही हों, लेकिन ये जो 6% है, जो सबसे पिछड़ी हुई मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जिसमें 6% इनको आरक्षण दिया गया है, 17% में से दलितों का, ये एन माह से उनको वोट दे सकता है। बीजेपी को ये भरोसा है। इसी तरह आदिवासियों के वोट का जो आरक्षण है वो भी 5% से बढ़ाकर 7% किया गया है। और वोका लिग्गा, जो मुसलमानों का 4% वोट घटाया गया है, वो वोका लिग्गा और लिंगायतों के बीच 2-2% के हिसाब से बांट दिया गया है। तो बीजेपी को लग रहा है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को मुद्दा तो मानते हैं, लेकिन उसके आधार पर वोट नहीं करते हैं। और CSDS का भी एक सर्वे बताता है कि पिछले कुछ समय में जो 13 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से 6 से ज्यादा में सत्तारूढ़ पार्टियां रिपीट कर गई, और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा था। लेकिन फिर भी वो सरकारें रिपीट कर गई। इसलिए रिपीट कर गई क्योंकि वोट देता है वोटर, तब उसके दिमाग में कुछ जाति है, धर्म है, नेता है, पार्टी की नीतियां हैं और लाभार्थी योजनाएं हैं, ये तमाम चीजें उस पर हावी रहती हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार उस रूप में हावी नहीं रहता, ऐसा बीजेपी का मानना है। क्योंकि ये सर्वे बता रहा है जैसे कि 30% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, फिर लोग महंगाई से परेशान हैं, भ्रष्टाचार को भी मुद्दा कुछ लोग मान रहे हैं, और सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। अभी बीजेपी ने अपने विधायकों का उम्मीदवारी जो है, उम्मीदवारों का नाम की घोषणा नहीं की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 25%, 30% विधायक बदलने की फिराक में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी परहेज करेगी इससे, कि इससे उसको नुकसान होने की आशंका ज़्यादा सता रही है। लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी आरक्षण को मुख्य आधार बना रही है और भरोसा कर रही है कि राहुल गांधी गलतियां करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव की तरफ ले जाएंगे, और जिसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा ले जाएंगे। क्योंकि सर्वे भी बता रहा है कि आज की तारीख में भी 62% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, 28% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये कर्नाटक की जनता की राय है। तो ये जो छवि है प्रधानमंत्री की, और उसको वोट ट्रांसलेट में बीजेपी कामयाब हो जाएगी, ऐसा भरोसा बीजेपी को है। बीजेपी को लगता है एक बार त्रिशंकु जैसी नौबत आ जाए और वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाए तो सरकार आसानी से बना ही लेंगे। और अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं भी बने, और ये 2018 दोहराया गया जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 104 फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी, और 78 कांग्रेस की और 37 जेडीएस की सीटों के साथ सरकार बन गई थी कांग्रेस जेडीएस की। तो बीजेपी को लग रहा है फिर ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है, उसमें तो क्या दिक्कत है। हालांकि कुछ लोक नीति CSDS के कुछ लोगों का मानना है कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति रहेगी नहीं, डिसाइसिव वोट वहां की कर्नाटक की जनता देगी। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत संभावना फिर एक बार कांग्रेस की सर्वों के हिसाब से बताई जा रही हैं। हालांकि मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा की तरफ भी कर्नाटक बढ़ सकता है। अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और इंस्टाग्राम पर मैं विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।